जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस से जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है और यह अपनी किस विशेषता के लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है और यह अपनी किस विशेषता के लिए जाना जाता है। तो याद रखना, यह अपनी किस विशेषता के लिए जाना जाता है, तो गुजरात जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जो है जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है और यह अपनी किस विशेषता के लिए जाना जाता है, तो याद रखना है गुजरात जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, ऋग्वेद के किस सूक्त में पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के किस सूक्त में पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना है चारों का जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है, तो याद रखना पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो है उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की सहायता के लिए गठित सप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की सहायता के लिए गठित सप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो याद रखना है निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो सामंत जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सामंत जो है शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के को अभिलेखों में किस नाम से पुकारा गया है। गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को अभिलेखों में किस नाम से पुकारा गया है। तो याद रखना है सोने के सिक्के को अभिलेखों में किस नाम से पुकारा गया है, तो याद रखना है दिनार के नाम से पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शिजाद और पाबोस जैसी कठोर ईरानी प्रथाओं को अपने दरबार में अनिवार्य किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शिजदा और पाबोस जैसी कठोर ईरानी प्रथाओं को अपने दरबार में अनिवार्य किया था। तो याद रखना है गयासुद्दीन बलबल ने। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रसिद्ध इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने किस राजा के शासनकाल में यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रसिद्ध इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने किस राजा के शासनकाल में यात्रा की थी। याद रखना है निकोलो कोंटी ने किस राजा के शासनकाल में यात्रा की थी, तो देवराय प्रथम के जो है शासनकाल में यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, मुगल सम्राट जहांगीर ने किस सिख गुरु को ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था और बाद में मृत्युदंड दिया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने किस सिख गुरु को ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था और बाद में मृत्युदंड दिया था। तो याद रखना है गुरु अर्जुन देव को जो है कैद करके रखा था और बाद में जो है मृत्युदंड दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कांग्रेस के दोनों धड़े और मुस्लिम लीग के एक साथ आए थे। वर्ष 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कांग्रेस के दोनों धड़े और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे। तो याद रखना है अंबिका चरण मजूमदार। याद रखना है वर्ष 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है यदि वह राष्ट्रीय हित में हो।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति देता है यदि वह राष्ट्रीय हित में हो? तो याद रखना है अनुच्छेद 249 के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 249 के तहत जो है शक्ति देता है यदि वह राष्ट्रीय हित में हो, तो विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है अनुच्छेद 249 के तहत अगर वह राष्ट्रीय हित में हो तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछे जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास सुरक्षित है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास सुरक्षित है? तो याद रखना है किसके पास सुरक्षित है, तो याद रखना है भारत की संसद के पास जो सुरक्षित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है किसके पास सुरक्षित है? तो भारत की संसद के पास सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसमें नागरिकों के अधिकार का वर्णन है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसमें नागरिकों के अधिकारों का वर्णन है? तो याद रखना है भाग 3। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसमें नागरिकों के अधिकारों का वर्णन है? तो याद रखना भाग 3। क्वेश्चन नंबर 11 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन समाप्ति का प्रावधान है? तो याद रखना है अनुच्छेद 169 के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन समाप्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 169 के तहत जो है प्रावधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखना है भारत की संसद करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत की संसद। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? याद रखना है कितनी पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो आपको याद रखना 3 स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 14 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो याद रखना है राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था जिन्होंने प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया था? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था जिन्होंने प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया था? तो याद रखना है किसे नियुक्त किया गया था, तो BN राव को जो है नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, BN राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसके तटों पर भारी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसके तटों पर भारी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो याद रखना है राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइन नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जल संधि किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ती है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जल संधि किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ती है? तो याद रखना है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जो है
निकायों के द्वारा आपस में जोड़ती है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी जो है जो किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जो है आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछे जा रहा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील वुलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और यह किस नदी पर बनी है? भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील वुलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और यह किस नदी पर बनी है? तो याद रखना यह किस नदी पर बनी है? जम्मू कश्मीर और झेलम नदी पर बनी है। क्वेश्चन 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और झेलम नदी पर बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है, भारत में शरावती नदी पर स्थित प्रसिद्ध लोक प्राप्त जोग जलप्राप्त किस राज्य में स्थित है? भारत में शरावती नदी पर स्थित प्रसिद्ध जोग जलप्राप्त किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्राप्त जो है किस राज्य में स्थित है? याद रखना है कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करके पृथ्वी पर संचार व्यवस्था को संभव बनाती है? वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करके पृथ्वी पर संचार व्यवस्था को संभव बनाती है? तो याद रखना है आयान मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करके पृथ्वी पर संचार व्यवस्था को संभव बनाती है? तो याद रखना आयान मंडल जो है संभव बनाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है? याद रखना है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो याद रखना है दोडा बेटा जो है दोडा बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोडा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, किसी क्षेत्र में पादप और जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को बनाए रखने के लिए घोषित इन सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? किसी क्षेत्र में पादप और जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को बनाए रखने के लिए घोषित इन सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखना है इन सीटू संरक्षण का उदाहरण जो है कौन सा है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, प्रशांत महासागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन और जापान के तटों पर किस नाम से जाना जाता है? प्रशांत महासागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन और जापान के तटों पर किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना चीन और जापान के तटों पर किस नाम से जाना जाता है? तो टाइफून के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीन और जापान के तटों पर जो है टाइफून के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, मृग तृष्णा या मरीचिका बनने का मुख्य कारण प्रकाश की कौन सी घटना होती है? मृग तृष्णा या मरीचिका बनने का मुख्य कारण प्रकाश की कौन सी घटना होती है? तो मृग तृष्णा या मरीचिका बनने का मुख्य प्रकाश की कौन सी घटना होती है? तो याद रखना है प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मृग तृष्णा या मरीचिका बनने का मुख्य प्रकाश की कौन सी घटना? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, रॉकेट का अंतरिक्ष में ऊपर जाना न्यूटन के किस नियम और किस संरक्षण सिद्धांत पर पूरी तरह आधारित है? रॉकेट का अंतरिक्ष में ऊपर जाना न्यूटन के किस नियम और किस संरक्षण सिद्धांत पर पूरी तरह आधारित है? तो याद रखना है तृतीय नियम रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस प्रक्रिया में लोहे पर क्या बनता है? जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस प्रक्रिया में लोहे
पर क्या बनता है? तो याद रखना है इस प्रक्रिया में लोहे पर जो है भार बढ़ जाता है, फेरिक ऑक्साइड हो जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस प्रक्रिया में लोहे पर क्या बनता है? तो लोहे पर जो है लोहे का जो है भार बढ़ जाता है और फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोहे पर जो है जंग लगने के कारण भार बढ़ जाता है और फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। फेरिक ऑक्साइड की क्रिया जो है शुरू हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यदि इसमें साधारण नमक घोल दिया जाए तो इसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। यदि इसमें साधारण नमक घोल दिया जाए तो इसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना है इसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पीएच मान जो है 7 ही रहेगा। याद रखना है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यदि इसमें साधारण नमक का घोल दिया जाए तो फिर भी इसका पीएच मान जो है 7 ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो याद रखना मुख्य रूप से जो है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन 29 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अस्थि मज्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, इंसुलिन नामक हार्मोन मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना है इसकी कमी से जो है अग्नाशय मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अग्नाशय मधुमेह रोग जो है वो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, यदि किसी हीटर के तार की कुंडली को काटकर आधा कर दिया जाए तो हीटर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी हीटर के तार की कुंडली को काटकर आधा कर दिया जाए तो हीटर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना है हीटर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना है ऊष्मा जो है दुगुनी हो जाएगी, ऊष्मा दुगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, मलेरिया रोग का कारण बनने वाला प्लाज्मोडियम परजीवी मानव शरीर के किस मुख्य अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया रोग का कारण बनने वाले प्लाज्मोडियम परजीवी मानव शरीर के किस मुख्य अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखना है मानव शरीर के किस मुख्य अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत और लाल रक्त कणिकाएं को जो है प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है जिससे कीमतें तेजी से बढ़ती है तो इसे स्थिति को क्या कहते हैं? जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है जिसमें कीमतें तेजी से बढ़ती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो याद रखना है इस स्थिति को जो है मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को किस वर्ष और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पूरे देश में लागू किया गया था? भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को किस वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पूरे देश में लागू किया गया था? तो याद रखना है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पूरे देश में लागू किया गया था? तो याद रखना है 2017 में लागू किया गया था 101वां संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक ज़रूरतों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं क्या कहलाती है? वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक ज़रूरतों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं क्या कहलाती है? याद रखना क्या कहलाती है? तो बैंक दर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, बिहार में सिगरेट और माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र दिलावरपुर किस जिले में स्थित है? बिहार में सिगरेट और माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र दिलावरपुर किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है दिलावरपुर जो है किस जिले में स्थित है? मुंगेर में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 36 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुंगेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में गंडक नदी पर बना त्रिवेणी नहर स्थित है जो सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। बिहार के किस जिले में गंडक नदी पर बना त्रिवेणी नहर स्थित है जो सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। तो याद रखना है पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 37 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था। तो याद रखना है किसका सेनापति था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है बिहार के किस मैदानी भाग में ताल क्षेत्र पाया जाता है जो वर्षा ऋतु में जलगमन रहता है और दालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के किस मैदानी भाग में टाल क्षेत्र पाया जाता है जो वर्षा ऋतु में जलमग्न रहता है और दालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है दक्षिण बिहार का मैदान गंगा के दक्षिण में। बिहार के किस मैदानी भाग में टाल क्षेत्र पाया जाता है जो ऋतु में जलगमन रहता है और दालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना दक्षिण बिहार के मैदान गंगा के दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 39 का ती बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला जो है कौन सा है, तो याद रखना है मुंगेर है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुंगेर। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का एग्जाम नज़दीक आ गया, तैयारी जोरों शोरों से करना है। अब बिल्कुल कमेंट करना है 40 में से कितना सही हुआ आप सभी।